Hello students. Today we are going to discuss our visualization lecture on the human digestive system. तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को विजुलाइज करेंगे कि भाई हकीकत में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी चू द सम फूड देन हाउ इट ब्रेक डाउन इनटू द सम कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द प्रोटीन्स और इनटू द फैट्स and how it converts into the some how it converts by the sum of the enzymes that we work in the डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं. तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, हम लोग साथ साथ में विजुअलाइज करते जाएंगे, साथ साथ में समझते जाएंगे कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है. ओके, तो इसके अंदर जो वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन आपको को देखने को मिलेगी उसमें से वो खुद भी हमको समझाएंगे, फिर मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप जो है वो अच्छे से समझ पाए. ओके, जनरली सारी की सारी जो प्रोसेसेस है उसमें 7 पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं कि भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेनली वी वर्क्स इन द 7 पार्ट्स. ओके, तो पहले माउथ से स्टार्ट करके फिर हम लोगों ने फूड पाइप पे स्टडी किया था. फूड पाइप के बाद हम लोगों ने स्टमक के बारे में स्टडी किया था. देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास एंड देन एनस. ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में वी आर गोइंग टू विजुअलाइज इट इनटू द वीडियो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वीडियो. तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं. जब हम भोजन को चबाते हैं इसमें लार यानी कि सलाइवा मिल जाता है. सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है कि भाई हम लोगों का फूड जो है वो हम कहाँ पर डालते हैं. तो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिंग फ्रॉम द माउथ. माउथ के अंदर से कहा जाएगा, वहाँ पर जो हमारे सलाइवा है वो प्रेजेंट होगा. तो सलाइवा जो है वो कहाँ से निकलेगा, सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर से सलाइवा जो है वो प्रेजेंट होता है. ओके, वहाँ से वो प्रोड्यूस्ड होता है. सो दैट इज वाई इट कंजप्ट विद द फूड एंड देन इट विल बी स्टार्टिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. मुंह के सलाइवा ग्लैंड्स लार स्रावित करते हैं. सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं. यू नो ऑलरेडी वेरी वेल दैट व्हाट इज द स्टार्च, व्हाट इज द ग्लूकोज. ये स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ग्लूकोज होता है. इट विल ऑल बी द सेम. ओके, ये बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो भी शुगर का ही फॉर्म है. ओके, इसके अंदर से सारी चीजें जो है फिर उसके बाद में डिवाइड होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप. स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है. भोजन मुंह से लंबी नली नुमा ग्रसिका से होकर आमाशय में पहुंचता है. आमाशय It means that food will come to the food pipe and then it goes to the stomach. As we already know it very well that the first mouth come to the first food come to the mouth, then the teeth will break down the food, then saliva gets mixed with the salivary glands, that food goes to the food pipe, goes to the stomach through the food pipe. Okay, का भीतरी दीवार भी पाचक रस स्रावित करती है जो प्रोटीन और फैट्स के पाचन में मदद करते हैं. now लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह okay, now stomach has the hydrochloric acid that will mixed with the food. यानी कि स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ी थोड़ी सी कंजप्शन में होता है जो क्या करता है फूड के साथ साथ मिक्स होता है. और फूड के साथ साथ मिक्स क्यों होता है, क्योंकि उसमें से सारी चीज़ों का क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है. और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको कहाँ भेजना है, आगे भेजना है. इसी वजह से और साथ में स्टमक के पास अपनी खुद की प्रोटेक्शन लेयर भी होती है जो यहाँ पर होती है. यहाँ पर सारी जगहों पर प्रोटेक्शन लेयर होती है. ओके, पाचन नहीं होता है. आमाशय से आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं. लिवर एक देन फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे बहुत ज़्यादा वर्क होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मोस्ट ऑफली सारा का सारा जो वर्क होता है वो फूड डाइजेशन का होता है. और बाकी का जो खाना है वो जाता है लीवर और पेनक्रियास के अंदर, जहाँ पर जनरली क्या प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर होता है बाइल जूस और पेनक्रियास के अंदर होता है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि क्या करता है जनरली फूड को क्या करता है उसके साथ जूस मिक्स करता है और उसमें से जो उसके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेकर वो चला जाता है. ओके, रसायन साबित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं जो फैट के पाचन में मदद करता है. लिवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं ओर होता है. इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसा अंग में संग्रहित रहता है जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं. so as we already know that the green form of the
विल बी प्रेजेंट इन द लीवर, दैट इज कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर, जहाँ पर क्या होता है जनरली बाइल जूस जो होता है वो वहाँ पर होता है। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस स्रावित करके पाचन में मदद करती है। इसे पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियास एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स और कि हम लोगों को जनरली पता है कि भाई सारी चीज़ें जो होती है वो जनरली ब्रेक डाउन होती है, फैट का जो डाइजेशन होता है वो बाइल जूस के थ्रू होता है। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी की सारी जो चीज़ें होती है जनरली दो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली हम लोगों को पता है वो करते हैं ब्रेक डाउन। ओके, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, पर पेनक्रियास के अंदर होता है पेनक्रियाटिक जूस जो कि फैट का या फैट का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, डाइजेशन करवाने के लिए हेल्पफुल होता है और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्त रस, अग्नाशय रस इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस और अग्नाशय रस में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीज़ों का जूस के साथ मिक्सिंग होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद साथ फिर सारी चीज़ें जो होती है वो अपनी अपनी जगहों पर चली जाती है। मतलब प्रोटीन है तो प्रोटीन जो होता है वो वहाँ पर मिक्स हो जाता है। देन फैट होता है तो फैट में, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में, वाइटामिन होते हैं तो वाइटामिन के अंदर वो जहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर से वो फिर होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कहाँ पर जाएगा हमारा फूड, जो बचा हुआ फूड है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। ओके, वहाँ पर जनरली क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। फूड के अंदर जो भी पानी बचा हुआ होता है उसका जो ऑब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जिसे रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ पाइप लाइक द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द विलीज। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में कभी कभी पूछा जाता है। तो विली अगर जनरली आपको विजुअलाइज करने हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख सकते हो वैसे दिखते हैं। ओके, जनरली ये कहाँ पर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। प्रत्येक विलस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है वह बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से कहाँ पे चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। पानी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैली नुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। जो हम लोगों का ह्यूमन वेस्ट है वो वेस्ट की ये बात कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन वेस्ट जो प्रोड्यूस्ड होगा, अभी मान लो कि सारा खाना जो डाइजेस्ट होना था वो तो हो गया, लेकिन अभी जो बचा हुआ खाना है वो जनरली एनस के थ्रू कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। हमारा जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है वो जनरली वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ये जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव की सिस्टम है, मैंने जो बताया था वही है, सिर्फ यहाँ पर वीडियो विजुअलाइजेशन का एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो जनरली ये मैं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ओके, तो ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट द ह्यूमन हार्ट। तो जनरली ह्यूमन हार्ट के अंदर हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे। ऑलरेडी वी नो द वर्किंग हाउ इट वर्क्स। ओके, जनरली क्या होता है कि हमारा ऑक्सीडाइज्ड जो ब्लड आता है उसको डीऑक्सीडाइज्ड जो ब्लड आता है उसको ऑक्सीजनेटेड करके ब्लड को फिर हमारे बॉडी के पार्ट्स में सर्कुलेट करवाने का काम जनरली कौन करता है, ह्यूमन हार्ट करता है। काम इसका बहुत ही ईजी है, बट लेट अस टेक अ प्रीव्यू ऑन द हाउ इट विल वर्क एक्चुअली इन द बाय शोइंग द वीडियो विजुअलाइजेशन।
ओके, तो देखेंगे कि भाई ह्यूमन हार्ट रियली में कैसे वर्क करता है, ह्यूमन हार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स है जो क्या काम करते हैं। लेट्स सी टुगेदर एंड वी विल एक्सप्लेन इट। ओके, डॉक्टर मरीज का परीक्षण कैसे करता है? डॉक्टर अपनी मध्य और तर्जनी उंगली को मरीज की कलाई के भीतरी भाग के ऊपर रखता है और अपनी घड़ी में देखता है। इससे वह क्या करता है? वह बताता है कि मरीज का हृदय भली भांति कार्य कर रहा है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि केवल कलाई पर उंगली रखकर डॉक्टर ये कैसे बता देता है? हम जानते हैं कि हृदय रक्त को धमनियों में पंप करता है। हृदय के इस पंपिंग से रक्त धमनियों में स्पंदन गति उत्पन्न करता है। डॉक्टर कलाई को पकड़कर मौजूद धमनी को प्रेस कर स्पंदन गति का निरीक्षण करता है। ओके, ये हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई जनरली डॉक्टर जो है वो हमारी हार्ट बीट की पल्स को मेजर कैसे करता है। जनरली हमारी जो कलाई होती है, ओके, हमारी जो ह्यूमन फिस्ट के नीचे हम लोगों की जो पल्स होती है उसको क्या करता है, प्रेस करता है, और प्रेस करने के बाद वो क्या करता है, अपनी वॉच के अंदर टाइम को मेजर करता है कि भाई इतनी सेकंड्स के अंदर इसकी जो पल्स है वो इतनी चल रही है। तो उसके बाद ऊपर से पता लगेगा कि भाई इसको कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसको अगर हार्ट बीट अगर फास्ट हो गई है तो उसको स्लो करने की कोई मेडिसिन देगा, अगर स्लो हो गई है तो भाई कुछ ट्रीटमेंट करेगा उसके बारे में। तो जनरली वो ऐसा पल्स चेक करता है। और वॉच में देखने का रीज़न ये है कि एक सेकंड में हमारी जो हार्ट बीट की पल्स होनी चाहिए रेगुलरली, वो रेगुलरली क्या होती है या नहीं होती है, वो उसके ऊपर से एक्सप्लेन करेगा। इसे नब्ज या पल्स कहते हैं। नब्ज हृदय की धड़कन से उत्पन्न होती है, इसलिए आप नब्ज को गिन। तो जनरली वो 1 मिनट तक चेक करता है कि हमारी हार्ट बीट जो है वो 72 टू 80 अगर होती है, अगर वो यहाँ प्रेस करके मेजर करेगा, अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट कर रहा होगा अपने वॉच में देखते हुए कि भाई 1 2 3 4, अगर 70 टू 80 हार्ट बीट पर मिनट है देन इट मीन्स यू आर द नॉर्मल। अगर नहीं होंगी तो फिर वो कुछ ना कुछ मेडिसिन या तो ट्रीटमेंट करेगा आपके लिए। कर धड़कन की गणना कर सकते हैं। एक वयस्क की सामान्य धड़कन 72 से 80 पर मिनट होती है। इसलिए नब्ज की प्रति मिनट संख्या, जो कि नब्ज दर यानी कि पल्स रेट प्रति मिनट धड़कन की संख्या के बराबर होती है। यदि आप अपनी नब्ज का निरीक्षण करें तो आप ये पाएंगे कि इसकी एक कार्डियक मसल्स, हृदय मसल कार्डियक मसल्स से बना होता है। कार्डियक मसल्स एक निश्चित लय में संकुचन और विश्रांति करती है। ये जनरली आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर सारे मसल्स के बारे में स्टडी किया था। वो मसल्स के अंदर से ये बता रहे हैं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। ओके, इसका जो है रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल कॉजेज द हार्ट बीट है। ओके, इसके अंदर के जो मसल्स है वो रिलैक्स होते हैं, इसी वजह से ये जो है वो हार्ट बीट करने के लिए काम करता है। अगर वो फिक्स्ड मसल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को हिलने डुलने देंगे नहीं। सो दैट इज द हार्ट बीट कैन नॉट बी मूव। बट हमारे जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन मसल्स है। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो जनरली रिलैक्स्ड मसल होते हैं, इस वजह से ही ये हार्ट बीट जो होती है हम लोग लयबद्ध संकुचन और विश्रांति मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। जिस तरह डॉक्टर करते हैं उसी तरह हम हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। हमारा हृदय मांसपेशियों से बना होता है और वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है और ये रिब केज से सुरक्षित होती है। हृदय जनरली ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हमारा हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड में होता है। जनरली 0.05% लोग ऐसे होते हैं 100 आउट ऑफ कि वो उसका हार्ट जो होता है वो राइट साइड में होता है। ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनका हार्ट राइट साइड में होता है, बट जनरली 99.95% केसेस में क्या होता है कि भाई ह्यूमन हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में ही कंसिडरेशन होता है। ओके, फिर मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट कि भाई ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है तो 7 या 8 पॉइंट्स के अंदर आप कैसे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। जनरली साइज के ऊपर से, फिर उसके 4 चेम्बर्स लिखने हैं, 2 चेम्बर्स अपर, 2 लोअर, अपर्स के नाम क्या है, लोअर्स के नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर रखी। फिर उसके बीच में वाल्व्स होते हैं। ओके, तो वाल्व्स का काम भी क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। ओके, ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी नो इट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, और का आकार चीज़ें इसमें रिपीट होगी। बहुत बड़ा नहीं होता। इसका आकार मुट्ठी के बराबर होता है और वजन लगभग
225 ग्राम से लेकर 340 ग्राम तक होता है। चलिए अब हृदय की बनावट को विस्तार में जानते हैं। हृदय एक 2 मंजिला बिल्डिंग की तरह होता है। हर मंजिल में 2 कक्ष होते हैं। As we already know that there are the 4 chambers, 2 upper chambers and the 2 lower chambers. Okay, upper chambers are called the arteries and the lower chamber are called the ventricles. ऊपर के 2 कक्ष अलिंद यानी कि एट्रिया कहलाते हैं। ऊपर के 2 कक्ष दायां अलिंद और बायां अलिंद कहते हम लोग उसको जानते हैं लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। ओके, नीचे को वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हैं। नीचे की मंजिल में भी 2 कक्ष होते हैं जिन्हें निलय यानी कि वेंट्रिकल कहते हैं। इन्हें दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। ये भी हम लोगों को पता है कि इसके अंदर 2 वाल्व्स होते हैं प्रेजेंट। जनरली एक वाल्व होता है, उसको हम लोग बिस्कुपिड वाल्व कहेंगे। सेकंड जो होता है उसको ट्रिस्कुपिड वाल्व कहेंगे। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच के दरवाजे को वॉल्व कहते हैं। ये केवल ऑरिकल की ओर खुलता है। इसका मतलब ये है कि रक्त दाएं ऑरिकल से दाएं वेंट्रिकल में जा सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता है। ये भी हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका क्या करना है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना हो जाए, इस वजह से इसमें वाल्व का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इसी तरह रक्त बाएं ऑरिकल से बाएं वेंट्रिकल में जा सकता है लेकिन वॉल्व्स के कारण वापस नहीं आ सकता। चलिए अब देखते हैं कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण कैसे होता है। रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन भोजन पहुंचाता है। As we already know it, the work of the human heart. So first of all, you have to write what is the work of the human heart. That it has to circulate the blood to the all parts of the body. You can write it easily. और वहां से अनुपयोगी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित करता है। तत्वों का ये आदान प्रदान केशिकाओं यानी कि कैपिलरीज में होता है। हम लोगों को पता है कि हम लोग मोटर में से अगर वाटर का सर्कुलेशन करवा रहे हैं तो वो पाइप के थ्रू होगा। वैसे हमारी ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? कैपिलरीज का। कैपिलरीज भी क्या होती है? वेन्स और आर्टरीज को जोड़ के जो कंस्ट्रक्शन पाइप का बना है उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। ओके, केशिकाओं की भित्तियां बहुत पतली होती हैं जिससे गैस रसायन कोशिका में चले जाते हैं और कोशिका में मौजूद रसायन और गैस रक्त में मिल जाते हैं। केशिकाएं एक दूसरे से मिलकर शिराएं बनाती हैं। इसके बाद शिराएं भी आपस में मिलकर 2 मुख्य शिराएं बनाती हैं। ये 2 मुख्य शिराएं जो वेना केवा कहलाती हैं ऑक्सीजन विहीन रक्त को दाएं ऑरिकल में डालती हैं। फिर ऑरिकल इस रक्त को वेंट्रिकल में पहुंचाता है। फिर दायां वेंट्रिकल रक्त को पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचाता है। पल्मोनरी आर्टरी इस रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है जहां इन्हें ऑक्सीजन मिलती है और ये ऑक्सीजन पूर्ण रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। अब हम ये जानते हैं कि धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऐसा सिर्फ इसी में होता है। ओके, सो जनरली ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेना कावा में से यहाँ पर आता है, फिर कहाँ पर जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में जाके फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर फिर से यहाँ से अंदर आएगा और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा और फिर सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ये वही प्रोसेस है जो हम लोगों को विजुअलाइज करवा रहे हैं। हम जानते हैं कि गैसेस का आदान प्रदान फेफड़ों में ही होता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन द्वारा ले जाया जाता है और वापस हृदय में पहुंच जाता है ताकि हृदय इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा सके। तो पल्मोनरी वेन दूसरी शिराओं के विपरीत ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय के बाएं ऑरिकल में आता है। फिर बायां ऑरिकल रक्त को पंप्स करके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाता है। इसके बाद बायां वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके एक धमनी जिसे ऑर्टा कहते हैं में पहुंचाता है।
तो ओर्टा से फिर कहाँ पर जाएगा? ब्लड जो है वो सारी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। है। ऑर्टा से शाखाओं की तरह कई धमनियां निकलती हैं। ये धमनियां ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हृदय दो पंप से मिलकर बनता है। दाईं ओर वाले पंप में शिराओं द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यानी कि राइट साइड वाले में क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और लेफ्ट साइड वाले में क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है ऑलरेडी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन लेक्चर था ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोगों को विजुअलाइज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, इफ़ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन द Instagram, or you can ask me on the WhatsApp. Okay, I am available there. Okay, so that's it today for and you have the homework, so write the working of the ह्यूमन हार्ट। ये इसमें से ही वर्किंग लिखना है। ह्यूमन हार्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने का नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है नेक्स्ट वीक में आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट देने का, तो उसमें आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोजेक्ट जो है वो आप लोग बना सकते हो इस वजह से। ओके, चलो, टिल देन बाय बाय एवरीवन। ओके।